हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फाइनेंस गीक। तो जो लोग बैंकिंग के बारे में जानते हैं उनको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही बेसिक बैंकिंग टर्म्स बताने वाला हूं। जो लोग बैंक पीओ और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, मगर जिनको बैंकिंग की नॉलेज है और जो जानते हैं कि बैंकिंग का बेसिक टर्म्स क्या होती है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ये वीडियो अभी छोड़ दें। और जो लोग जानना चाहते हैं कि बैंकिंग की बेसिक टर्म्स क्या है और जो आपको बेनिफिट देगी आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बैंक पीओ में, वो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में 15 बैंकिंग टर्म्स बताऊंगा जो बहुत ही बेसिक्स है और जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो 15 बैंकिंग टर्म्स कौन सी है। सबसे पहली जो बैंकिंग टर्म आती है दोस्तों, वो होती है रिटेल बैंकिंग। आज अगर आप किसी बैंक में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक हो गया, जैसे पीएनबी हो गया या फिर एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, आप किसी भी बैंक में जाते हैं वो एक रिटेल सर्विस दे रही है। रिटेल सर्विस यानी डायरेक्ट कंज्यूमर्स के साथ डील कर रहे हैं। तो कोई भी बैंक जो डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ डील कर रहा है उसको हम कहते हैं रिटेल। और जितने भी आप बैंक देखते हैं और सुबह से शाम आप किसी बैंक में जाते हैं कि कोई ड्राफ्ट बनाने के लिए, कोई सेविंग अकाउंट खोलने के लिए या कोई करंट अकाउंट खोलने के लिए, उनको हम कहते हैं रिटेल बैंक। दूसरी टर्म जो बैंकिंग में बहुत ज्यादा यूज होती है दोस्तों, वो होती है कासा। कासा का मतलब होता है सीए यानी कि करंट अकाउंट, एसए यानी कि सेविंग अकाउंट। ये दोनों टर्म को जोड़ के कासा टर्म बनाई गई है। कासा एक बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, जबकि सेविंग पे सिर्फ 3 से 4% तक का इंटरेस्ट दिया जाता है। तो हर बैंक कोशिश करता है कि हमारा कासा जो हमेशा ग्रो करे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में। दूसरी टर्म जो फ्रेंड्स आपने सीखी वो है कासा यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तीसरी टर्म दोस्तों जो आती है वो आती है एफडी। आप किसी भी बैंक में अगर जाते हैं तो आपने एफडी का नाम सुना होगा, यानी कि एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। यानी कि आप एक प्रिंसिपल पे आपको एक ब्याज दिया जाता है जो आपको पहले दिन से ही पता होता है आपने कितनी देर के लिए ये एफडी बुक की है और आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों ये बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट रहती है, इसमें रिस्क कोई नहीं होता है और आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। सीनियर सिटीजन के लिए 0.5% एफडी में हमेशा ज्यादा मिलता है। कुछ बैंक उससे भी ज्यादा दे रहे हैं, मगर टेन्योर में थोड़ा डिफरेंस रहता है। उसके बाद दोस्तों अगली टर्म जो आती है वो होती है आरडी। आप किसी बैंक में जाएंगे तो आपको आरडी का नाम सुनने को मिल जाएगा। आरडी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट, यानी कि आप हर महीने एक डिपॉजिट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 6 महीने के लिए कोई आरडी बुक करते हैं, यानी कि 6 महीने आपने अगर 1000 रुपया दिया, तो यानी कि आपने 6 महीने में 6000 रुपया दिया, प्लस जो इंटरेस्ट उस पर बना होगा वो आपको मिलकर आपके अकाउंट में वापस वो पैसा आ जाता है। रेकरिंग डिपॉजिट भी दोस्तों बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है, इस पर आपको रिटर्न भी अच्छे मिल जाते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके अपना मनी सेव करना चाहते हैं तो आपको ये बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। अगर शॉर्ट टर्म गोल अगर आप सोच रहे हैं कोई, मतलब 1 साल 2 साल के लिए कि मुझे थोड़ा सा पैसा सेव हो जाए, तो आप हर महीने इस रेकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हैं। आजकल रेकरिंग डिपॉजिट अगर आप देखें बैंकों में नहीं, पोस्ट ऑफिस में भी आप खोल सकते हैं। तो आपके लिए आरडी एक ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है शॉर्ट टर्म गोल अगर आप देख रहे हैं। अगली जो टर्म हम यूज करने जा रहे हैं और टर्मोलॉजी जो हम यूज करने जा रहे हैं वो है चेक। चेक तो आपने दोस्तों बहुत बार सुना होगा कि चेक एक्चुअली में होता क्या है। तो अगर आप अपना मनी एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में या फिर एक पर्सन टू अदर पर्सन देना चाहते हैं तो आपके लिए एक पेपर यूज होता है, जिस पेपर को नाम दिया जाता है चेक। तो दोस्तों इस चेक के थ्रू आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये होता है चेक, इसके थ्रू आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोस्तों अगली टर्म्स आती हैं 3 के, हम अपना पैसा और कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें 3 चीजें यूज होती है। पहला आता है एनईएफटी, दूसरा आता है दोस्तों आरटीजीएस और तीसरा होता है आईएमपीएस। एनईएफटी होता है दोस्तों, अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप एनईएफटी के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो टैट होता है दोस्तों कि कितना टाइम लगेगा, तो इसमें देखा जाता है तो अमूमन 2 घंटे तक का टाइम लग जाता है एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने से। तो कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपये से लेकर आप मैक्सिमम जितना भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। दूसरा आता है दोस्तों आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें दोस्तों क्या होता है कि अगर आप अपना पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर आपको मिनिमम अमाउंट इसमें 2 लाख रुपए का रहता है। यानी आप 2 लाख रुपए तक का अमाउंट आपको रखना है अगर आप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट करना चाहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ही आपने पैसा यहां से भेजा इस बैंक में, वो एकदम इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाएगा, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों नेफ्ट की तरह इसमें पैसा बैचेस में नहीं जाता है, इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है एकदम रियल टाइम में। इसमें जो लिमिट रहती है दोस्तों वो रहती है 2 लाख रुपए से लेकर अनलिमिटेड तक, आप जितना भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।
तो तीसरा दोस्तों जो आता है वो होता है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। अब मैं इसमें आपको बताता हूं कि ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। अब अमूमन देखा गया कि जो नेफ्ट और आरटीजीएस है वो बैंकिंग आवर्स में ही काम करता था पहले। अगर किसी दिन छुट्टी है या कुछ हॉलीडे है तो उस दिन आप इसका यूज कर सकते हैं। वैसे तो आप इसको कभी भी भेज सकते हैं, 24/7 ये सर्विस चलती है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसको छुट्टी वाले दिन यूज करते हैं। अगर किसी दिन छुट्टी है या कोई हॉलीडे है तो और बैंकिंग आवर्स नहीं चल रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं और अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी लिमिट जो रहती है वो 2 लाख रुपए तक रहती है, यानी 1 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। अगली टर्म देख लेते हैं फ्रेंड्स, यूपीआई। इसका मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पहले दोस्तों देखा गया कि हर बैंक के पास अपनी एक ऐप थी और उसी के थ्रू हम पैसे ट्रांसफर करते थे। कोई भी बैंक अगर आप देख ले, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसी बैंक हो, या फिर एक्सिस बैंक हो, या फिर आप देखें कि पीएनबी है, जहाँ एसबीआई, या हर बैंक की अपनी एक ऐप है जो वो यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू पैसा ट्रांसफर किया जाता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया यूपीआई। यूपीआई में दोस्तों हमने देखा गया कि अगर आप यूपीआई डाउनलोड करते हैं और उसको अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तो इस फोन में आपके जितने भी बैंक हैं उन सबका अकाउंट आ जाएगा। तो यानी कि देखा गया कि अगर मेरा अकाउंट 4 बैंक में है फॉर एग्जाम्पल, तो उन चारों बैंकों का अकाउंट मेरा एक ही सिस्टम पे आ गया, एक ही मोबाइल ऐप में आ गया, वो थी यूपीआई। यानी यूपीआई में मैं देख सकता हूं ये 4 अकाउंट है और इसमें मेरा कितना कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, तो उन बैलेंस के थ्रू मैं अपना पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं। मुझे कोई पर्टिकुलर एक बैंक की वेबसाइट में या फिर उनकी नेट बैंकिंग में जाने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं दोस्तों एनपीए की। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक बैंक से लोन लिया है और मैं उसकी रीपेमेंट कर रहा हूं, अब मेरे पास पैसे नहीं हुए और मैं रीपेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, अगर मैं किसी बैंक की ईएमआई 90 डेज तक नहीं देता हूं तो बैंक मुझे एनपीए घोषित कर देता है, यानी कि लोन में चुकाने में समर्थ नहीं हूं। एनपीए की भी कैटेगरीज दोस्तों डिवाइड कर दी गई है, उसमें सब स्टैंडर्ड कर दिया जाता है, डाउटफुल कर दिया जाता है, एसेट लॉस कर दिया जाता है। तो दोस्तों एनपीए एक बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एनपीए जितना कम होगा उतना ही प्रॉफिटेबल बैंक होता जाएगा। तो बैंक हमेशा यही सोच के चलता है कि उसका एनपीए जितना कम हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि कोई भी बैंक ये नहीं चाहेगा कि वो लोन किसी पार्टी को दे और वो आपका रीपेमेंट ना करे और उनको इंटरेस्ट का लॉस हो जाए। तो कई बार बैंकों को प्रिंसिपल भी लॉस हो जाता है, तो इस तरह हर बैंक यही सोचता है कि उसका एनपीए कम होना चाहिए। अब एक टर्म दोस्तों बहुत यूज होती है, वो होती है बैंक का इंश्योरेंस। बैंक का इंश्योरेंस को जरूर समझिएगा दोस्तों क्या होता है। अगर आप कभी भी बैंक विजिट करें और अगर आपको कोई बैंक एम्प्लॉय इंश्योरेंस समझा रहा है तो समझ जाइए कि इस बैंक का टाई अप जो है किसी इंश्योरेंस कंपनी से हो रखा हुआ है। अब बैंक प्लस इंश्योरेंस से मिलकर बना बैंक का इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक दोनों ने टाई अप कर लिया है और दोनों मिलकर अब एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचते हैं, तो इसको कहते हैं बैंक का इंश्योरेंस। तो दोस्तों देखा गया कि बैंक के पास अपने कस्टमर थे और इंश्योरेंस कंपनीज के पास इतने कस्टमर नहीं थे, तो दोनों क्लब हो गए और दोनों ने देखा कि हम इस तरह विन विन सिचुएशन में आ सकते हैं। तो इसी तरह ये एक टर्म इजाद हुई जिसका नाम था बैंक का इंश्योरेंस। अब दोस्तों एक टर्म बहुत यूज होती है, उसका नाम है ईसीएस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अब इस टर्म को मैं आपको समझा देता हूं। जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो उस पर ईसीएस लगाया जाता है रीपेमेंट के लिए। अब कैसे ये ईसीएस काम करता है, इसमें क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए निशा का अकाउंट पीएनबी बैंक में है और उसने जो लोन लिया वो लिया एसबीआई बैंक से। अब होगा क्या कि निशा एक फॉर्म साइन करके दे देगी जहां डेबिट ऑथराइजेशन देगी एसबीआई को कि आप मेरा पैसा मेरा अकाउंट जो पीएनबी बैंक में है वहां से डेबिट कर लें। अब होगा क्या कि एसबीआई एक रिक्वेस्ट देगा पीएनबी को कि हमें निशा का अकाउंट डेबिट करने दो एज पर ईएमआई। जब वो रिक्वेस्ट पीएनबी के पास जाएगी तो पीएनबी उसको ऑथराइज कर देगा। तो फायदा किसका हुआ? निशा का फायदा हुआ, यानी कि उसको जरूरी नहीं कि उसको अभी पीएनबी बैंक से ही लोन लेना है ताकि उसकी किस्त वहीं से कटे, तो वो किसी भी बैंक से लोन ले सकती है और किस्त अपनी किसी भी बैंक से कटवा सकती है। तो दोस्तों ये था ईसीएस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो यानी कि अगर आप लोन लेते हैं तो अपना जो आप पेमेंट है किसी भी बैंक से कटवा सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक ईसीएस फॉर्म साइन करवाना है। तो दोस्तों अगर इसका बेनिफिट देखें तो पहला यह है कि ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, आपकी ईएमआई पे हो जाएगी। दूसरा, हर महीने आपको जाके बैंक में चेक देने की जरूरत नहीं है या फिर आपको कैश डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है कि आप जाके अपनी ईएमआई पे करने की जरूरत नहीं है। ये एक पीरियोडिक सिस्टम चलेगा और अपने आप आपका पैसा डेबिट होता जाएगा और ईएमआई पे होती जाएगी। तो अगली टर्म जो यूज होती है वो होती है बीओ, बैंकिंग ओम्बड्समैन। इसमें दोस्तों क्या होता है कि अगर आपको बैंक के खिलाफ कोई शिकायत है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई काम नहीं हुआ है या फिर आपने कोई काम करने को बोला था वैसा कुछ हुआ नहीं है, या आपको कोई कंप्लेंट है तो आप बैंक या ब्रांच में अप्लाई करेंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम बैंक के थ्रू सॉल्व नहीं होती है तो जो लास्ट रिजॉर्ट दोस्तों आपके पास रहता है वो रहता है बैंकिंग ओम्बड्समैन का। तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं और वहां पे अप्रोच कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अब
एक्चुअली में आरबीआई ने एक सीनियर ऑफिशियल को अपॉइंट किया हुआ है जो आपकी प्रॉब्लम्स को देखेगा। अगर ब्रांच या बैंक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो आप एक हायर अथॉरिटी के पास भी अप्रोच कर सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सुनेगा। अब एक टर्म दोस्तों आप बहुत सुनते होंगे सीबीएस यानी कि कोर बैंकिंग सिस्टम। पहले क्या होता था दोस्तों, जो पहले पुराने बैंक्स होते थे वो नॉर्मल यूज करते थे, बुक्स पे एंट्रीज डालते थे, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं होता था। अगर आप एक ब्रांच के पास जाते थे तो सिर्फ ब्रांच के पास ही पावर होती थी। वो आप जो कस्टमर एक होता था वो ब्रांच का ही कस्टमर होता था, वो उसी बैंक के दूसरी ब्रांच में जाकर अपना काम नहीं करवा सकता था। फिर सिस्टम में आया सीबीएस यानी कि कोर बैंकिंग सिस्टम। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हो, एक बैंक की किसी भी ब्रांच में जा सकते हो। अगर आपको चेकबुक चाहिए, कोई अकाउंट ओपन करना है या कोई करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आपने कोई भी काम करवाना है आपने बैंक के रिलेटेड, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपने उस पर्टिकुलर ब्रांच में ही जाना है जिसमें आपका खाता है। आप उस बैंक की किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह क्या हुआ कि वो जो कस्टमर है वो अब ब्रांच का नहीं है, वो पूरे बैंक का कस्टमर है। वो कस्टमर बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर सर्विसेज अवेल कर सकता है। अब लास्ट टर्म दोस्तों मैं यूज करूंगा वो है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट दोस्तों क्या हुआ, ये शॉर्ट फॉर्म है डीमेटेरियलाइज की, यानी कि शेयर्स जो पहले होते थे दोस्तों, पहले शेयर्स हमेशा फिजिकल फॉर्म में होते थे, लिखे हुए होते थे। कोई भी आप शेयर्स खरीदते थे, आज से 5-7 साल पहले पीछे चल जाइए तो आपको शेयर्स जो मिलते थे फिजिकल फॉर्म में मिलते थे कि आपने इतने शेयर इस कंपनी के लिए, वो आपको फिजिकल कागज एक पकड़ा देते थे। फिर इसको क्या किया गया दोस्तों, किसको कन्वर्ट कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी कि डीमेटेरियलाइज कर दिया गया। तो उस डीमेटेरियलाइज को वर्ड को यूज किया जाता है वो होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट एक तरह से कस्टोडियन का काम करता है। जो भी आपका शेयर्स में पैसा होता है वो डीमैट फॉर्म में इसमें पड़ा रहता है। जो भी आपका पैसा शेयर्स में होता है वो डीमैट अकाउंट में पड़ा रहता है, वहीं से अकाउंट क्रेडिट और डेबिट होता रहता है। तो दोस्तों अगर आपने कोई भी शेयर्स खरीदने हैं, किसी भी कंपनी के को खरीदने हैं, मगर जो भी आप शेयर खरीद रहे हैं, जब आप खरीद रहे हैं तो आप अपना अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, जब आप उसको सेल कर रहे हैं तो अपना अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। उस अकाउंट में जो शेयर्स में पैसा आ जा रहा है उसको जो हम नाम देते हैं वो देते हैं डीमैट अकाउंट। तो दोस्तों ये थी वो 15 बैंकिंग टर्म्स जो मुझे लगा कि आपको शायद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बैंक पीओ वगैरह में मदद करेगी, तो मैं आपके लिए लेके आया। अगर इन बैंकिंग टर्म से लेकर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनका आंसर दूं। अगर आपको लगा कि मैं आपको समझाने में थोड़ा सा सफल रहा हूं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी जरूर करिएगा फ्रेंड्स। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपके लिए इसी तरह और अच्छी फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस लाता रहूं। तब तक के लिए बाय बाय।